पे आना था, लेकिन असल में आपका जो चैप्टर है, आपके चैप्टर में सीक्वेंस थोड़ा चेंज है, तो हम बुक के हिसाब से चलेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो ऑलमोस्ट इनको आप क्या बोलते हो, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर लंदन फोर्सेस हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऊपर हम इसमें लिखेंगे वॉन्डर वॉल्स, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस, वॉन्डर वॉल फोर्सेस हैं। और इनमें वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस में हमारी पहली टाइप जो आएगी, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। फिर लिखेंगे डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस बोलते हो, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है डाइपोल। फिर लिखेंगे डाइपोल इंटर एक्शन। तो यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है, इसको समझ लो। वर्ड है डाइपोल। कौन सा वर्ड है? डाइपोल। और डाइपोल किससे कहते हैं? डाइपोल यानी ए पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल जो है इज कॉल्ड ए डाइपोल। एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें दो पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव पोल भी है। ठीक है, ये पोल्स 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर है। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो एक डाइपोल कहलाता है। क्यों डाइपोल कहलाता है? क्योंकि उसमें दो पोल होते हैं, पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डाइपोल से। तो पहला हमारा डाइपोल के डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है ये असल में क्या है, या इन डाइपोल फोर्सेस का असल मकसद क्या है? देखो, ये है एक पोलर मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं आयोडीन, आयोडीन क्लोराइड। ये इसमें क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब दूसरा मॉलिक्यूल उठाते हैं आयोडीन क्लोराइड का, पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव। अब ये दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड है और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब एक पोलर मॉलिक्यूल अपने ही जैसे दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को, यानी एक पोलर मॉलिक्यूल का हो पार्शियल पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का हो पार्शियल नेगेटिव एंड, ये जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगें तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या कहलाती हैं? इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप बोलते हो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल इंटरेक्शन। तो हम इसको कंसेप्ट को यहाँ से लेंगे, यानी व्हेन द पार्शियल, क्या? पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है द पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो इन फोर्सेस को क्या बोलते हो? कॉल्ड डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। इन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस जो हैं इनको हम कह सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट
डायपोल डायपोल फोर्सेस इनको कहा जाता है। अब ये डायपोल फोर्सेस जो हैं इनकी आमतौर पर ये फोर्सेस पैदा किस में होती हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स में पैदा होती हैं, यानी दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आर प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस होती हैं इन किसमें, इनटू पोलर मॉलिक्यूल्स, ये हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स में ही पैदा होती हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कभी भी पैदा नहीं होती हैं, ठीक है ना। यानी ये प्रोड्यूस होती हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक। अब आते हैं कि ये कहाँ पर स्ट्रांग होंगी, यानी सिंपल वर्ड्स में स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, फिर लिखोगे डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, वो होती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, यानी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज का डिफरेंस बढ़ेगा ना, ये फोर्सेस उतना ज़्यादा क्या होंगी, स्ट्रांग। अगर ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया तो फिर समझ लो फिर क्या होगा, फिर ये फोर्सेस भी बहुत वीक होंगी। अब जैसे हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लेते हैं एक मॉलिक्यूल, हम उठाते हैं HCl का एक मॉलिक्यूल लेते हैं। अब देखो जैसे ये है HCl, यहाँ HCl में भी ये फोर्सेस पैदा होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरा है आयोडीन क्लोराइड, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता है आपको कितनी होती है, ये होती है 3.0 और हाइड्रोजन की 2.1। तो हम अगर इनका डिफरेंस निकालें तो ये तकरीबन बनता है 0.9, और आयोडीन क्लोराइड की इसकी है 2.5 और 2.4, बल्कि हम 5 ही लेते हैं और इसका है 3। तो अब देखो 2.5, 3 में से 2.5 माइनस कर लें तो डिफरेंस तकरीबन बन रहा है 0.5। तो ये बताओ ज़्यादा किस में स्ट्रांग होंगी, यानी जितना मॉलिक्यूल ज़्यादा डिफरेंस, तो यहाँ पर ये फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगी, यानी यहाँ बनेंगी स्ट्रांग फोर्सेस, और यहाँ निस्बतन ये क्या होंगी, वीक होंगी, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनेंगी क्योंकि डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, बहुत ही लेस डिफरेंस है, इस वजह से। अब हम इस डिफरेंस के बेस पर, इन डिफरेंसेस के बेसिस पर हम यहाँ पर अब आते हैं कि अगर ये डिफरेंस बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, फिर और कुछ भी नहीं है, जनरली आप कह सकते हो फिर ये बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ये बॉन्ड वीक बनेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मोर पोलर नेचर, दूसरा फैक्टर, मोर पोलर कंपाउंड, जितना पोलर कंपाउंड होगा तो मोर स्ट्रॉन्ग होंगी कौन सी फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस,
ये डायपोल फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। अब जैसे HCl ये मोर पोलर है, ज़्यादा पोलर है। आयोडीन क्लोराइड ये क्या है, लेस पोलर है। तो इसका मतलब है यहाँ ये बॉन्ड क्या बनेंगे, स्ट्रांग होंगे, और यहाँ डायपोल के बॉन्ड क्या होंगे, ये वीक होंगे। तो इसका मतलब है ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल, ज़्यादा स्ट्रांग डायपोल फोर्सेस, कम पोलर मॉलिक्यूल, कम स्ट्रांग क्या होंगी, ये फोर्सेस होती हैं। अब आते हैं इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ का। तो ये सीक्वेंस चलता ही रहता है, लेकिन अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है इनके बारे में, वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन फोर्सेस का इफेक्ट किस चीज़ पर होता है। ये जो फोर्सेस हैं डायपोल फोर्सेस, ये हैं तो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ने के लिए आर्जी होती हैं, लेकिन जब लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये डायपोल फोर्सेस वीक हो जाती हैं। लिक्विड्स का जब टेम्परेचर आप क्या करते हो, कम कर देते हो, फिर ये फोर्सेस क्या हो जाती हैं, ये स्ट्रांग हो जाती हैं। यानी ये टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, आपने टेम्परेचर जो है किसका, लिक्विड का, ये बढ़ाया, तो स्ट्रेंथ जो होती है, क्या होती है, स्ट्रेंथ जो है ऑफ डायपोल फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस ये कम हो जाती है। जितना टेम्परेचर लिक्विड का ज़्यादा, उतना ये फोर्सेस वीक होंगी, और जितना टेम्परेचर लिक्विड्स का क्या होगा, आमतौर पर जनरली आप कह सकते हो कि अगर ये बढ़ गया तो फिर ये स्ट्रांग हो जाएंगी। सही है। तो अब आगे चलते हैं और इनको देखते हैं, इनके फैक्ट फिगर्स को। अब बेटा हमें यहाँ पर अगर कहा जाए कि ये फोर्सेस जो हैं डायपोल फोर्सेस ये स्ट्रांग हो गई तो क्या होगा, लिक्विड के साथ ये वीक हो गई तो क्या होगा। तो ये अमूमन ये फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, तो फिर याद रखो लिक्विड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये हायर होंगे, और अगर ये फोर्सेस वीक हो जाती हैं तो लिक्विड के आमतौर पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो लिक्विड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को बढ़ा देती हैं। मोर स्ट्रॉन्ग द डायपोल फोर्सेस, तो मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। लेस स्ट्रॉन्ग द डायपोल फोर्सेस, लेस विल बी द क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। ये याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स जो है ना लिक्विड्स के, वो इनके वजह से बढ़ते भी हैं और कम भी हो जाते हैं। अब ये फोर्सेस यानी ये भी बॉन्ड है, अगर इन बॉन्ड्स को कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करो, इनको कंपेयर करो केमिकल बॉन्ड्स के साथ। तो आपको पता है केमिकल बॉन्ड्स में मोस्ट वीक बॉन्ड किसका होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ये कितनी स्ट्रांग होती हैं, जस्ट 1% ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 1 to 5% तक भी जा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं होता, ये जस्ट 1% टोटल। अगर 100 किलो जूल कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना, तो इनकी कितनी होगी, 1 किलो जूल, 0.1 किलो जूल आप कह सकते हो, बल्कि 0.01 किलो जूल, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे 1 को तो 0.01 किलो जूल इतनी एनर्जी होगी। यानी बी स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ दीज बॉन्ड्स, यानी ये जो बॉन्ड्स हैं दीज कौन से हैं, डायपोल बॉन्ड्स जो हैं, इज ये कितनी होती है टोटल,
is about 0 यानी 1% of total strength of किसके कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसके मुकाबले में ऑलमोस्ट कितनी है 1% टोटल 1%, वो 1 किलो जूल, तो ये कितना होगा 0.01 किलो जूल के बराबर। 100 से 1 को तकसीम कर दो 0.01 किलो जूल के इक्वल आ जाएगी। तो ये था बेटा डायपोल फोर्सेस के बारे में, यानी ये फिज़िकल बॉन्ड्स हैं और ये फिज़िकल बॉन्ड्स जो हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं, किस पर इफ़ेक्ट करते हैं, किसी भी लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स पर। और ये बॉन्ड्स तब बनते हैं जब लिक्विड्स का टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, और ये टेम्पररी बॉन्ड है, फिज़िकल बॉन्ड है, तो इनका इफ़ेक्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर ही होता है। बाकी आपको बताया कि ये कब स्ट्रांग होती हैं और कब ये वीक होती हैं। तो अब लेते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ बॉन्डिंग, और दूसरी जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है हमारे पास, सेकेंड टाइप ऑफ द बॉन्डिंग जो है उसको आप बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 2 सेकेंड, हालांकि ये पहले नंबर पर है लेकिन इसको इन्होंने कहाँ रखा है, दूसरे नंबर पर बुक में, हालांकि ये फर्स्ट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप इसको कह सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हो, या फिर इसको नाम देते हो कौन सा, प्रोटॉन ब्रिज। क्या बोलते हो, प्रोटॉन ब्रिज, ये भी कहा जाता है। तो पहले इसका कंसेप्ट नोट कर लो, फिर इस पे बहस करते हैं। यानी व्हेन, जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट्स दी लोन पेयर। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, लोन पेयर को, ठीक है, अट्रैक्ट्स दी लोन पेयर ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, लोन पेयर्स को, बट किसके लोन पेयर को, दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर को। यानी एक जो है मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है किसको बेटा, लोन पेयर ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर को। तो फिर इट इज कॉल्ड, इसको फिर हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलोगे इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हो, प्रोटॉन ब्रिज बोल सकते हो, यानी और प्रोटॉन ब्रिज ये भी कह सकते हो। तो ये तो बट किसके लोन पेयर को, दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर को। यानी एक जो है मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है किसको बेटा, लोन पेयर ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर को। तो फिर इट इज कॉल्ड, इसको फिर हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलोगे इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हो, प्रोटॉन ब्रिज बोल सकते हो, यानी और प्रोटॉन ब्रिज
ये भी कह सकते हो। तो ये दोनों नाम इनको दिए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दे सकते हो, कह सकते हो। तो अब ये जो हमने कंसेप्ट लिखा है ये कैसे है, प्रोटॉन ब्रिज कैसे बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा। देखो आपके पास कई पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इन पोलर मॉलिक्यूल्स में एक चीज नोट कर लेना। कौन से वाली? वो ये है कि यहाँ ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स में नहीं पैदा होती। इसके लिए हमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल उठाने पड़ेंगे जिनमें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव पोल जो हो वो ऐसे एटम का हो जिसके पास लोन पेयर हो। अब जैसे हम यहाँ पर वाटर लेते हैं तो वाटर में आपको पता है सेंट्रल एटम किसका है? ऑक्सीजन, पार्शियल नेगेटिव है, और इसके हाइड्रोजन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हमने यहाँ पर ले लिया वाटर मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल उठा लिया? वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये देखो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल उठा रहे हो। अब ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल इसके बिल्कुल उलट होगा, उलट हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। यहां से इस पहले मॉलिक्यूल का कौन है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है पहले वाटर मॉलिक्यूल का, या अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन को। और फिर ये देखो उलट, अब दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है और इधर से कौन है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन। तो अब ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट किसको कर रहा है? हम तो ऐसे बोल देते हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को अट्रैक्ट, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये अट्रैक्ट कर रहा है प्रोटॉन किसको? लोन पेयर को। ये प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है किसको? लोन पेयर को। किसको अट्रैक्ट कर रहा है? लोन पेयर को। जिस लोन पेयर को प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है, यानी यहां पर हमारे पास क्या है? एक नेगेटिव चार्ज एटम है, उसके पास है लोन पेयर। क्या है उसके पास? लोन पेयर। और दूसरे के पास क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या है? हाइड्रोजन। ये एटम इसके पास हैं। अब इनमें क्या पैदा हो रही है? अट्रैक्शन पैदा हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो रही है। अब इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम नाम क्या देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मॉलिक्यूल्स में क्या कुछ होना जरूरी है? एक तो होना चाहिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, दूसरा होना चाहिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम, बट कौन से वाला हो? लोन पेयर वाला हो, लोन पेयर हो। अब लोन पेयर वाले पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम सारे नहीं होते हैं, ये चंद हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अब वो चंद कौन से हैं? जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, तो वो है नाइट्रोजन, लोन पेयर है। उसके बाद जो है हेलोजन फ्लोरीन, लोन पेयर है। ऑक्सीजन, लोन पेयर है। तो ये जो एटम है ये मोस्ट कॉमन है, और यही क्या कर सकते हैं? ये प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यानी कौन कौन से एटम आ गए? एक आ गए हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कौन है? फ्लोरीन। ठीक है ना? ये वाले एटम ये हों जी। सर इनके अलावा किसी में वो नहीं हो सकती हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हो तो इन सकती है, एटम्स के अलावा किसी में नहीं होगी? नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? ये इसमें ये बाउंड नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो इन तीन में होती है। बाकी अगर हम लेंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन वो डायपोल डायपोल फोर्सेस जितनी स्ट्रेंथ की होगी, वो कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं होगी। हो तो सकती है। अब देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है।
इसमें भी ये हो सकती है। उसके बाद ब्रोमीन में है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, लेकिन ये इतनी वीक है, ये इतनी पुअर है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये कोई इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, और इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है 1%, जैसे इसकी भी 1%, इसकी भी। तो फिर इसको, हाँ, लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लोन पेयर को प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा इनमें, तो ये स्ट्रेंथ कितनी होगी इस बॉन्ड की, 1%। अब 1% किस बॉन्ड की होती है, डायपोल डायपोल फोर्सेस की होती है। तो इसलिए आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अक्सर अगर कहा जाए, हाँ दोनों में लोन पेयर की ज़रूरत नहीं है, एक लोन पेयर एक्सेप्टर होगा हाइड्रोजन, ये वाला, इसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, इसका तो होता ही नहीं है, इसके पास है। बाकी ये दोनों ये भी बना सकते हैं, सल्फर भी बना सकता है, लेकिन वो पुअर बॉन्ड है, उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक है। साइंटिस्ट उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मानते ही नहीं है, क्योंकि वो 1%, और 1% कौन सा होता है, डायपोल फोर्सेस, तो इसलिए उसको डायपोल फोर्सेस में काउंट करते हैं। बट बनता लोन पेयर से ही, जहाँ लोन पेयर अट्रैक्ट होगा वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अब नाम यहीं पे आ गया इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब आते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा अगर इन तीनों को भी कंपेयर करो तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में बनेगा, ये देखो, ये है HF, ये हो गया HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल, लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद दूसरा है, कौन सा है, अमोनिया, NH3, ये देखो यहाँ पर, ये दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल है, और उसमें हाइड्रोजन क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, और इधर ये पार्शियल नेगेटिव है, ये लोन पेयर अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। वाटर में ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव, और इधर इसके साथ बॉन्डिंग कौन कर रहा है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन। तो अब ये देखो, इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस ये 4 और इसका 2.1, अब 4 में से 2.1 माइनस करो तो डिफरेंस कितना निकला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये बन रहा है ऑलमोस्ट, कितना बन रहा है, ये बन रहा है 1.9। इसका डिफरेंस कितना बन रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.1, कितनी है 3.1, और हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, तो माइनस करते हो ऑलमोस्ट डिफरेंस आता है 1, ठीक है। इसकी डिफरेंस, इसका है 3.5, इसका है 2.1, डिफरेंस निकालते हो तो कितना आता है 1.4, ये 1.4, ये 1, ये 1.9। अब बताएं, ये 1.9, ये 1, ये 1.4, तो हाईएस्ट डिफरेंस किसका है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का है। उससे थोड़ा कम किसका है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद किसका है, अमोनिया का है, इसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का है, ठीक है। अब मोस्ट स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, HF, उससे थोड़ा लेस कौन हुआ, ऑक्सीजन और वाटर में, उससे भी लेस कौन हुआ, अमोनिया में। तो अमूमन सिर्फ लोन पेयर का ट्रैक करना काफ़ी नहीं है, डिफरेंस जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दो एटमों के दरमियान, ये कम अज़ कम कितना होना चाहिए, ये कम अज़ कम 1 होना चाहिए डिफरेंस, तब लोन पेयर की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगी। बाकी अगर 1 से कम हो गया तो लोन पेयर की अट्रैक्शन कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑर्डर बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का। तो अब आप देखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, कितना प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ के लिहाज से, यानी स्ट्रेंथ ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो है HF सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिर कौन बनाएगा? वाटर। फिर कौन बनाएगा? अमोनिया। बाकी उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद H2S, ये बनाएंगे। लेकिन ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड कोई इतने ज़्यादा, समझो सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे थोड़ा कम, ये उससे भी कम, ये उससे भी कम, ये उससे भी कम, ये तो वीक। ये तीन जो है ना, ये मोस्ट वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। कभी कभार इसको सिर्फ डायपोल जितनी फोर्स मिलती है, तो इनको कभी कभार इसमें काउंट किया जाता है और कभी कभार काउंट नहीं करते हैं। अब आते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलमोस्ट कौन सा मॉलिक्यूल कितने बनाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे हमें कहा गया कि अमोनिया, किसका मॉलिक्यूल? अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है, इसको अगर आपस में अरेंज किया जाए, ये देखो, ये अमोनिया का ये लोन पेयर है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और अमोनिया में स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें बाकी क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या है? हाइड्रोजन से। अब दूसरा मॉलिक्यूल उठाते हैं, किसका? अमोनिया का। उसमें देखते हैं अमोनिया, अमोनिया के साथ ये देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या है इसके साथ? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन। यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन। अब ये लोन पेयर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये बन जाएगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर दूसरे तरफ से नाइट्रोजन है नेगेटिव, इसका लोन पेयर इसको अट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन। तो अमोनिया अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा में ज्यादा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? अपने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल अगर बनाए तो 2 मॉलिक्यूल्स, यानी अगर ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये डॉटेड लाइन से ही फिजिकल बॉन्ड दिखाया जाता है, इसको कभी सीधी लाइन से नहीं लिखना, ये डॉट्स बना दिया करो, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी फिजिकल बॉन्ड हो ना तो ये इनकम्प्लीट बॉन्ड होता है, तो इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो अमोनिया, अमोनिया के साथ कितने बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 बना सकता है, 2 पोल, एक का लोन पेयर तो दूसरे का हाइड्रोजन, दूसरे का लोन पेयर तो पहले का हाइड्रोजन। अब यही चीज हम वाटर में देखते हैं। किसमें देखते हैं? वाटर के अंदर देखते हैं। तो वाटर का जो है, वाटर में आपको पता है कि हाइड्रोजन ये जो है 2 हैं, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आता है, कौन आता है? दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तो वो अपने ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे बनाएगा? ये देखो, यहाँ पर हम उठाते हैं एक नेगेटिव एंड ऑक्सीजन का, ये अपने ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाएंगे। अब दूसरे तरफ से हम देखते हैं एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे, ये देखें स्ट्रक्चर थोड़ा मैंने यहाँ चेंज कर दिया था, यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन और इस तरफ क्या है? ऑक्सीजन। अब उठाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल करता क्या है? इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चाहता है, तो आप यहाँ पर बनाएंगे इस पोल पे, इसको यूं बना सकते हो, ये देखो इस तरफ बना दो इसका हाइड्रोजन, ये देखें ये एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। अब इधर उठाते हैं दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, अब देखें इसका है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इधर है
पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। तो अब पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है किसको, इसके हाइड्रोजन को, और इधर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को। तो अब आप खुद बताओ कि यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये भी आपस में बनाएंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में कितने बन सकते हैं, 2, यानी कि जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। अब अगर सिर्फ बात करो किसकी, वाटर के एक मॉलिक्यूल की, तो वो बाकी कई मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सकता है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर के अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। याद रखना, वाटर के ऑक्सीजन के पास कितने पेयर हैं, ये देखें, ये 2 नेगेटिव पोल है, 2 पेयर हैं, और 2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड और ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 हो गए, ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये क्या है, चौथा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर का एक मॉलिक्यूल बना सकता है दूसरे कई मॉलिक्यूल्स के साथ। तो हम कह सकते हैं कि 1 वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर का एक जो मॉलिक्यूल है, 1 वाटर मॉलिक्यूल, ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल है, कैन प्रोड्यूस, यानी ये प्रोड्यूस कर सकता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अदर मॉलिक्यूल्स। इधर से एक अटैच होगा, एक इधर से मॉलिक्यूल, एक इधर से मॉलिक्यूल, एक इधर से, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक मॉलिक्यूल बना सकता है, 2 लोन पेयर्स के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। अब अमोनिया की भी बात कर लेते हैं। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल अपने कई मॉलिक्यूल्स के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इससे, फिर यहाँ पर है हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये और एक बॉन्ड, ये कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड। यानी अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है कैन प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कर सकता है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है। किसका मॉलिक्यूल, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF का मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने वाला, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इधर से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो टोटल HF जो है मॉलिक्यूल, HF का मॉलिक्यूल जो है कैन प्रोड्यूस, यानी ये प्रोड्यूस कर सकता है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस करेगा एक मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, क्या कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ टोटल 5% तक होती है। कहीं कहते हैं कि 10%, 10% नहीं होती है, ये सिर्फ कितनी होती है, 5% इसकी टोटल स्ट्रेंथ होती है। तो हमें अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, यानी सिंपल वर्ड्स में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ जो है
इज अबाउट, ये टोटल तकरीबन कितनी होती है, 5% ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसका 5% टोटल स्ट्रेंथ। अगर वो 100 किलो जूल की है तो इसकी 5 किलो जूल होगी। तो आज यहाँ पर हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कल फिर इसके बाकी रिमेनिंग पोर्शन को देखेंगे, फैक्ट फिगर्स की तरफ आएंगे। यहाँ पे आप हमें इजाज़त दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कल आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था। हाइड्रोजन बॉन्ड के फैक्टर्स ऑलमोस्ट क्या कर लिए थे, वो तो कंप्लीट हो गए। आज हम जाएंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफ़ेक्ट जो है वो कितना पड़ेगा और वो क्या इफ़ेक्ट करेंगे, इसको देखते हैं। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी द फैक्टर्स affecting on hydrogen bonding and water molecules, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स पर हाइड्रोजन बॉन्ड के कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, यानी वाटर की प्रॉपर्टीज़ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है। तो आज यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वाटर के लिए वो कौन सा है, नंबर 1, इसको आप कहते हो स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट है क्या और स्पेसिफिक हीट किसको कहा जाता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट लेते हैं स्पेसिफिक हीट से। तो आपने वर्ड सुना होगा स्पेसिफिक हीट, ये है क्या, यानी सिंपल वर्ड्स में इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी हमें चाहिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। कितने ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है, ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए substance up to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको समझते हैं। 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस उठा लो, ठीक है, 1 ग्राम, और उस 1 ग्राम सब्सटेंस का पहले टेम्परेचर नोट कर लो। अब जैसे हमने 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस H2O उठाया और इसका हमने टेम्परेचर रखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम वाटर है, टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, और अब के बार 1 ग्राम H2O का टेम्परेचर जो है ये हो जाता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाता है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर
बढ़ाया। तो आपने जो हीट की अमाउंट इसको दी, इसको क्या बोलोगे? ये स्पेसिफिक हीट कहलाएगी वाटर की, क्योंकि वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर जितना भी था ना, जितना भी था, अब वो बढ़ के कितना हो गया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। जो हीट दी गई इसको क्या बोलोगे? स्पेसिफिक हीट। तो अब ये वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? कितनी हीट देनी पड़ेगी? ये फिक्स होती है सब्सटेंस टू सब्सटेंस। अब वाटर के लिए ये फिक्स है 1 कैलोरी। कितना? 1 कैलोरी या 4.18 जूल्स, यानी द स्पेसिफिक heat of water is 1 calorie or 4.18 जूल्स। यानी कितना स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की? 4.18 जूल्स होती है। हीट की अमाउंट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 ग्राम का, या 1 कैलोरी तक आपको हीट चाहिए जो वाटर का टेम्परेचर राइज अप कर सकती है जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बट कितनी अमाउंट का? 1 ग्राम का। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट और इतनी स्पेसिफिक हीट यानी पानी के अंदर स्टोर करने की सलाहियत जो है, ये सारे लिक्विड से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। अब ये क्यों इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है वाटर? इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा क्यों होती है? तो हम आम तौर पर फिर यहाँ से ही लेते हैं कि ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, लिक्विड है, और इसमें पोलरिटी किसकी वजह से है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और यहाँ से 1 कैलोरी की डेफिनेशन भी आपको मिल गई। 1 कैलोरी की क्या है? 1 कैलोरी की डेफिनेशन वाटर के 1 ग्राम पे रखी हुई। तो अब यहाँ से आप पहले 1 कैलोरी को डिफाइन कर लो। देखो 1 कैलोरी में क्या बता रहा है, यानी कैलोरी असल में है क्या? यानी कैलोरी जो है इज यूनिट फॉर हीट, यानी हीट एनर्जी का क्या है? यूनिट है। ठीक, इट इज, ये असल में क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी ये हीट एनर्जी की अमाउंट है टू राइज अप क्या? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर बढ़ाएगी? 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। पानी का 1 ग्राम है, अब उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो ये अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी। देखो अब कैलोरी भी स्पेसिफिक हीट से ही कैलकुलेट की जाती है, स्पेसिफिक हीट से ही हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो लिहाजा स्पेसिफिक हीट इतनी ज़्यादा, इतनी लार्ज अमाउंट में क्यों है वाटर की? क्योंकि जितना लिक्विड पोलर होगा उतना उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी हमेशा पोलरिटी ऑफ लिक्विड, पोलरिटी लिक्विड की जो है वो जितना ज़्यादा होगी उतना उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। और जितना पोलरिटी कम होगी लिक्विड की उतना स्पेसिफिक हीट क्या होगी? कम होगी। अब आप खुद बताओ, वाटर सबसे ज़्यादा क्या है? पोलर लिक्विड है। वाटर सबसे पोलर लिक्विड है, तो ज़्यादा पोलर होने की वजह से वाटर जो है वो स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा रखता है।
और इसका ज़्यादा पोलर होना किसकी वजह से है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जैसा कि वाटर वाटर possess 4 strong हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पानी में एक मॉलिक्यूल यानी कि वाटर का जो है possess 4 strong हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर ईच क्या मॉलिक्यूल। इसका हर एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दीज, फिर हम ये कह सकते हैं कि दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये वाले जो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते रहते हैं, लेकिन ये सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है HF के बाद। ठीक, विच, फिर जिनसे क्या होता है? विच क्या करेंगे? इंक्रीज, बढ़ा देंगे क्या? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की स्पेसिफिक हीट को बढ़ा देते हैं। और यही वजह है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा क्यों है, क्यों ज़्यादा हीट एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है, 1 ग्राम इसका 1 कैलोरी तक क्यों स्टोर करता है? क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो बहुत ज़्यादा पोलरिटी पैदा करती है, और इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा हीट स्टोर करते हैं। देखो, कभी कभार हम बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर हमारे आमतौर पर सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जाती हैं, या कभी भी तेल में डुबो के ये पट्टियाँ नहीं रखते हैं। अब ठंडे पानी की पट्टियाँ क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी से हीट जब ये ब्रेन के थ्रू निकलती है बाहर, 99% हीट आपके ब्रेन से निकलती है बॉडी की, तो ये बहुत ज़्यादा हीट जब दिमाग से निकल रही होती है तो उस वक्त फिर ये समझ लो इस हीट को क्विकली बॉडी टेम्परेचर को लो करना है। तो क्या करें? अब हम यहाँ पट्टियाँ रखेंगे तो वो दिमाग से काफ़ी ज़्यादा हीट को सोक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये क्यों? ये पट्टियाँ फिर जब गर्म हो जाती हैं फिर हम ठंडे पानी में डुबो के फिर रखते हैं, इससे बॉडी की हीट जो है वो जल्दी निकल जाती है और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो स्पेसिफिक हीट उसकी बहुत ज़्यादा, पानी की ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा आप देखो, मौसमों पे भी इसकी पानी की स्पेसिफिक हीट का बहुत बड़ा असर होता है। आप कराची जाओगे तो मई जून में इवन यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है। कराची का टेम्परेचर 45 पे भी मुश्किल से जाएगा। उसका ज़्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं बनता है, हमारे वाले जैसा 50 डिग्री तक क्यों नहीं जाता है? वजह यह है कि उसके करीब समंदर है और उसमें बहुत बड़ी मिकदार पानी की मौजूद है। अब ये माहौल की बहुत ज़्यादा गर्मी को पानी क्या कर लेता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर रात के टाइम में उसको आहिस्ता आहिस्ता माहौल में छोड़ देता है, रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से दिन और रातें ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और ना बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। तो ये मौसमों पे भी स्पेसिफिक हीट पानी की असर करती है। डेजर्ट्स में, रेगिस्तानों में, जहाँ पानी बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट होती है, तो क्या होता है? इसकी जहाँ अमाउंट पानी की नहीं है रेत की, तो वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो दिन में सारे माहौल में गर्मी हो जाती है, हवा बहुत गर्म हो जाती है, और फिर रात को ये सारी हवा में जो गर्मी होती है एकदम क्या चली जाती है? खला में चली जाती है। तो वहाँ फिर हमारे माहौल का टेम्परेचर रात को समझो जून में भी तकरीबन माइनस में चला जाता है। तो मौसमों को नॉर्मल करना
ये वाटर के अंदर हीट स्टोर करके आहिस्ता आहिस्ता उसको माहौल में छोड़ते रहना, जिससे माहौल ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो ये है स्पेसिफिक हीट का हमारी लाइफ में यूज़। सर जी, मौसमों पे इफ़ेक्ट करता है जी। सर ये स्पेसिफिक हीट का कैलोरी से क्या लेना देना है? आप देखो ना, हीट, आप पानी की अमाउंट, मैं आपसे कहूँ बेटा हमें कुछ पानी चाहिए, तो आप पूछेंगे सर कितना पानी चाहिए, तो फिर आप पानी की, बेटा 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, अमाउंट तो होगी ना। अब हम जब वाटर की बात करेंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब तो करेगा ना। अब वो हीट कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो एनर्जी की कोई ना कोई अमाउंट तो होगी ना, जो हीट की उसके वाटर के अंदर क्या होगी, स्टोर होगी। अब ये अमाउंट किस यूनिट में कैलकुलेट करें, तो हीट का, वाटर, कैलोरी का हीट से, वाटर से कोई ताल्लुक नहीं है। कैलोरी तो हीट एनर्जी का यूनिट है। क्या है? यूनिट है। अब इसको डिफाइन कैसे करें कि 1 कैलोरी हीट की अमाउंट कितनी है, तो इसका आसान तरीका, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है कि वाटर जो है उसका जब 1 डिग्री टेम्परेचर 1 ग्राम का बढ़ाते हैं तो हमें फिक्स 1 कैलोरी जितनी अमाउंट देनी पड़ती है। तो 1 कैलोरी के लिए ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन जाती है कि वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी की अमाउंट होती है उसको हम कैलोरी बोलते हैं। तो कैलोरी हीट एनर्जी की अमाउंट का यूनिट है, उसको मेजर करते हैं, उसका वाटर से लेना देना नहीं है। हाँ, वाटर से उसको मेजर किया जा सकता है। कैसे? 1 ग्राम वाटर जो हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर महज 1 डिग्री बढ़ाएगा तो ये 1 कैलोरी होती है। तो कैलोरी इसलिए यूज़ होती है, तो वो हीट को, अमाउंट को कैलकुलेट भी तो करना है ना, इसके लिए। क्लियर? ओके, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट में हम लेते हैं स्पेसिफिक हीट के बाद नेक्स्ट लेते हैं, वो है नंबर 2, हायर हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी वाटर के हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी पानी बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट या बॉयल होता है। वजह क्या है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा करीब कर देती है, जिसकी वजह से फिर आपको आसानी हो जाती है वाटर को फिर जब बॉयल करोगे तो उस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को तोड़ना है, वेपर्स में चेंज करना है। तो आपको हीट की अमाउंट क्या चाहिए? बहुत लार्ज अमाउंट चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जितना होगा उतना हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी आपको उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, वाटर के क्यों हैं? आर ऑल्सो ड्यू टू, किसकी वजह से हैं? मोस्ट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना है तो हमें हीट एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए। अगर ये आम डायपोल डायपोल फोर्सेस होती, लंदन फोर्सेस होती, फिर तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए। अब लेते हैं दूसरा इसका फैक्टर, यानी अब के बार हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वाटर पे एक और इफेक्ट देखना है। तो दूसरा इफेक्ट कौन सा है इसका? दूसरा इफेक्ट इसका है, आमतौर पर आपने सुना होगा कि वाटर जो है वो ज़्यादा विस्कोसिटी रखता है। क्या रखता है? ज़्यादा विस्कोसिटी। बट विस्कोसिटी है क्या, पहले हम इसको देखते हैं, फिर वाटर की विस्कोसिटी पे बात होगी। विस्को